नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज एक खास इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ। मेरे साथ दो महिलाएं हैं। मेरे ऊपर वाले खाने में जो महिला आपको दिखाई दे रही है, वरिष्ठ पत्रकार वो नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहने को कहा है। और मूक नायक की फाउंडर मीना कोटवाल है और सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका पासवान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। इस वक्त ये इंटरव्यू करने का जो मकसद है वो ये है कि ट्विटर पर जो कुछ हो रहा है, ट्विटर पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, जिस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल होता है और खासकर महिलाओं के ऊपर होता है, जब भी हम ट्रोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं ट्विटर पर और कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, वहां पर अगर किसी पुरुष को ट्रोल अगर किया जाए तो उसकी भाषा शैली बहुत ही अलग होती है, और एक जब महिला को ट्रोल किया जाए या फिर उनके कुछ लिख देने से, कुछ कह देने से, कथित कथित विचारधारावादियों को कोई बात बुरी लग जाए और उनकी भावनाएं आहत हो जाए, तो उनकी शब्दावली बिल्कुल ही बदल जाती है। वो किस तरह की शब्दावली होती है? शब्दावली ऐसी कि जब भी किसी महिला को आप तर्क से नहीं हरा सकते हैं, आप उसके चरित्र पर, उसके शरीर पर फप्तियां कसने लग जाते हैं और उन पे, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। इसी तरह का इसी तरीके का जो है चलन हमने बहुत ही रिसेंट में, या फिर जब से इंटरनेट का जन्म हुआ है तब से हमने देखनी शुरू की है, क्योंकि एनोनिमिटी होती है। आपको इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आसानी से कोई खोज नहीं सकता है, इसीलिए ये घमंड आपको आता है कि हमें कौन पकड़ लेगा। उसी तरीके का कुछ घटनाएं हमारी दोनों पैनलिस्ट के साथ बीते कुछ दिनों में हुई हैं। प्रियंका पासवान जी, जिनकी एक टिप्पणी से, एक बाबा पे टिप्पणी से उन पर एफआईआर कर दी गई। एफआईआर है ना मैम, या कंप्लेंट है सिर्फ? कंप्लेन है अभी, एफआईआर जी। अभी पता नहीं। वो हाँ, एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। उन पर, उनके कुछ कह देने से उन पर कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है, और ट्विटर पर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आता है उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में भली बुरी बातें कही जाती हैं। और रिसेंटली ही, कुछ ही एक दो दिन पहले, मीना जी के साथ ट्विटर पर सेम तरीके की घटना घटी, और लेकिन वो थोड़े विचारधारा किसकी ज्यादा मजबूत है या फिर कौन बड़ा अम्बेडकरवादी है उसके ऊपर जो है वो पूरा मामला था, लेकिन भाषा शैली दोनों की समान थी। इसी मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप दोनों का बहुत बहुत जो है स्वागत है नेशनल दस्तक पर। मीना जी, आप एक पत्रकार हैं, आप जो है पूरे समाज को बहुत अच्छी से ऑब्जर्व करती हैं, ऑब्जर्वर का भी काम होता है पत्रकार का। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस तरीके की मानसिकता उपजती कहां से है कि आप सीधा एक महिला पे अगर अटैक करेंगे तो उसके चरित्र पर बात की जाएगी? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल दस्तक, बहुत बहुत शुक्रिया धारण। हम्म। देखिए, जो जो आप कह रहे हैं कि इस तरह के विचार कहाँ से आ गए, ये विचार कोई अभी अभी नहीं उपजे हैं किसी के दिमाग में। कोई अभी तुरंत कोई विचार तुरंत नहीं आ सकते हैं, उसके लिए सदियां लग जाती हैं। और सदियों से ही जो है महिलाओं पर जिस तरह का अत्याचार होता है, जिस तरह की हत्या कसी जाती है, जिस तरह से महिलाओं को हमेशा पीछे रखने की कोशिश की जाती है, वो आज की नहीं है, वो सदियों पुरानी है। चाहे और जितने भी धर्म है, आप धर्मों में देख लीजिए, ये धर्मों से भी आया है, क्योंकि धर्मों में जो लिखा हुआ है कि महिलाओं को हमेशा बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है। तो आज आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में भी इस तरह की विचार अभी पैदा नहीं हुआ। वो सदियों से वो धीरे धीरे ही जाएंगी, एकदम से नहीं जाएंगे। लेकिन वो लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम लोग बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग बहुत बड़े जो है पढ़े लिखे हैं, लिबरल है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन वो सारे विचार कब कहाँ चले जाते हैं? जब एक महिलाओं को गाली देते हैं, एक महिलाओं के लिए स्पेस रखा जाता है उसको गाली देने के लिए। तो सारी चीजें आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आप एक अम्बेडकरवादी हैं? अम्बेडकर तो कभी नहीं कहते थे कि महिलाओं को गाली दी जाए। अम्बेडकर हमेशा, चाहे कोई कानून उनको बनाना हो, चाहे कोई कुछ नया नियम उनको बनाना हो, कुछ भी अगर वो कुछ रखते थे, अपनी बात रखते थे, तो उसमें महिलाओं को सबसे पहले जगह देते थे। तो ऐसे अम्बेडकरवादी कैसे कहलाएंगे आप? अम्बेडकर जो है उन्होंने हर बात में महिलाओं को आगे रखा, तो आप महिलाओं को कैसे गाली दे सकते हैं? महिलाओं को कैसे आप पीछे धकेलने का काम कर सकते हैं? तो ये विचार जो है अभी नहीं है, बहुत पुराने हैं। और अम्बेडकरवादी होना बहुत आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता जी। अभी भी, आज के टाइम पे भी कोई अपने आप को ये कह सकता है कि मैं अम्बेडकरवादी। पूरी तरह तो अम्बेडकरवादी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, प्रियंका जी, मैं आपसे इस बारे में और बात करना चाहता हूं कि आपको जो ट्रोल किया गया वो किसी अलग मुद्दे पे किया गया है। जो धर्म, अभी नवरात्र चल रहे हैं और हम एक देवियों की पूजा कर रहे हैं, देवी के अलग अलग रूपों की, लेकिन बाकी दिनों में हम धर्म को साइड में रख क्यों देते हैं और उसी धर्म के
जो है नाम पर हम इस तरीके की बातें करते हैं जो आपको फिलहाल फेसबुक ट्विटर पे सुनने को मिल रही है। धर्म का क्या जी रोल है इसमें? अभी जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि ये लगभग सारी महिलाओं के साथ में समाज में बहुत ही ज्यादा भेदभाव है। और अगर आप देखेंगे, अगर स्वर्ण कैटेगरी की कोई महिला है और उसके लिए कोई रेप की घटना हो जाती है, अगर आप हैदराबाद का केस देखेंगे, शिव जो थी, निर्भया जो थी, ब्राह्मण थी, अभी अंकिता जो वो है, तो आप देखेंगे सब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, मीडिया उसको इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर देता है। लेकिन जो बहुजन महिलाएं हैं, SC ST OBC की माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, तो उन लोग की तो खबरें ही नहीं बनती, लोग ही नहीं इकट्ठा हो पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ऐसा अगर लग रहा है कि वो ये 9 दिन कैसे छोड़ देते हैं, 9 दिन में तो पूछते हैं और कैसे छोड़ देते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो देवी दुर्गा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुजनों का नहीं है। और वो ये बिल्कुल सही बात है, बहुजनों का नहीं है, तो बहुजनों को इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर देवी दुर्गा को हम लोग 5000 साल से बहुजन पूजता हुआ आया हुआ है। जी कंटिन्यू करिए। जी तो उनको जो पूजता हुआ आया है, लेकिन कोई भी हम लोग को कोई भी उस चीज का लाभ नहीं मिला है। तो ये सबसे सही बात है कि देवी दुर्गा भी या तो वो सिर्फ खास जाति के लोगों को, खास लोगों के ऊपर ही कृपा बनी रहती है, या वो खास लोग सिर्फ अपने कमाने खाने के लिए उनको देवी बना करके रखे हुए हैं। तो इससे तो बहुजनों को दूर रहना चाहिए। अब तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो बहुजन महिलाओं को आप देखिए, अगर आपने देखा होगा तो एक महिला थी, उसका कास्ट भी कुछ नहीं पता, तो उसको नंगा दौड़ाया गया सड़क पे, उसका रेप करके। तो मुझे लगता है कि ये भी चीज कहीं ना कहीं कास्टिज्म इसमें है। हालांकि कास्ट जब नहीं ऊपर आता है, इसका मतलब जरूर है कि उसमें जरूर जो सवर्ण जाति के लोग होंगे या दबंग होंगे, किसी ना किसी तरह होंगे। तो अभी तो यही सारी चीजें होती है, हमारी चीजें तो दबा दी जाती है। तो हम लोग को एक मीडिया की जरूरत है, आपस में जुड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी स्थिति पहचानिए। SC ST OBC को अपनी स्थिति पहचाननी पड़ेगी, अपनी महिलाओं की स्थिति को पहचाननी पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का आता है कि भाई मैडम, आपने इसके जो न्यूज चल रहा है, जो अंकिता है उसके हम लोग ये करें वो करें। मैंने बोला कि ठीक है आप करो, लेकिन कार्रवाई हो चुकी है। क्योंकि जो वहां रेस्टोरेंट था या जो भी चीजें भी होटल था, उसमें बुलडोजर चल चुका है, वो सारी चीजें, सारे जो वहां दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन कोई बता सकता है कि जो हाथरस में बेटी थी और ना जाने अभी भी कितनी दलित महिलाओं के साथ इस तरह रेप हो रहा है, तो उन सब लोगों का FIR तक नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं होता है? तो ये सिर्फ 9 दिन वाली बातें नहीं है। तो हम लोग को तो सबसे पहली बात है कि कौन हमें संरक्षण दे रहा है। तो हम लोग तो संविधान ही है। तो संविधान अगर आप पढ़े या संविधान की पूजा करें तो वही सबसे अच्छा होगा, और उसको जानना ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। महिलाएं अपने अधिकार नहीं जानती हैं, लेकिन तीज, त्योहार, व्रत, सारी चीजें वो जानती है। तो महिलाओं को सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और नो डाउट हर महिला झेलती है कि अगर वो कुछ अपने फैमिली के अगेंस्ट कुछ ऐसा सोचती, मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी, मैं बिंदी नहीं लगाऊंगी, मैं पायल नहीं पहनूंगी, तो सीधे ये बोल दिया जाता है कि क्या ये क्या कर रही है, तो सदियों से होता चला रहा है। जरा बताओ, सदियों से होता चला रहा है, तो क्या ये सही है? आपके अंदर बुद्धि नहीं है? आपके अंदर बुद्धि नहीं है? हर सदियों से चली हुई आ रही चीज सही नहीं होती है। तो आप सोच के तो करिए। अभी कोई किसी जगह पे मुझे ले गया कि हाँ, उनके दादाजी की मृत्यु हुई थी, 4 साल श्राद्ध वो खिला रहे थे। तो फिर वहां एक ब्राह्मण था, उसने नहीं खाया श्राद्ध का खाना, बस जबकि और लोग बैठ के, वो OBC समाज के लोग थे, और लोग बैठ के खाना खा रहे हैं वहां पे। मैंने बोला ये क्या? तो वो ब्राह्मण को गाली देने लगे, बहुजन समाज जो OBC समाज था। मैंने बोला यार, आप लोग का सकल नहीं है? एक अनपढ़ सा व्यक्ति आकर अनपढ़ सा व्यक्ति, छोटा सा, उम्र में भी छोटा है, अगर उसका पैर चरण दबा रहे हो और उसका कहे अनुसार आप 1000, 2000, लाख लोग उसके पीछे चले जा रहे हो, खुद तो सोचो आप, क्या ये सही है? क्या ये तार्किक है? वो खुद नहीं खाना खाया और आप खा रहे हो। आप उसका सुख मना रहे हो या दुख मना रहे हो?
और कितना पैसा आप इसमें खर्च कर रहे हो। देखिए आपको तार्किक होना पड़ेगा, तार्किकता बहुत ज्यादा जरूरी है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए पुरुषवाद की बात बहुत ज्यादा की जाती है, हमारे न्यूज रूम में आज अच्छी खासी बहस हुई इसके ऊपर। हम पुरुषवाद को किस नजरिए से देखते हैं, क्या पुरुषवाद और नारीवाद में कोई फर्क है? फेमिनिज्म और जो है, जो भी पुरुषों के लिए कोई भी इज्म इस्तेमाल किया जाता होगा, उसमें कोई फर्क है क्या? उसमें भी डोमिनेंट और जिस पर डोमिनेशन किया जा रहा है उसका फर्क है? जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी प्रियंका जी माफ कीजिएगा। जी देखिए, अगर फर्क तो बहुत सदियों से चला आ रहा है। हाँ। इसमें अगर आप कुछ बुक्स उठा के पढ़ेंगे, मैंने बुक्स पढ़ी, कैथरीन मेयो की बुक पढ़ी मदर इंडिया, उसमें 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ में विवाह के नाम पे 50-50 साल के आदमियों से उनको ब्याह दिया जाता था। वो बच्चियां पहली रात जब शादी की होती थी, या वो मर जाती थी, हड्डी खिसक जाती थी, या चलने लायक नहीं रहती थी। इस तरह उनके साथ गंभीर रूप से बलात्कार किया जाता था। तो नारीवाद और पुरुषवाद, देखिए पुरुषवाद तो हर जगह है। अगर दलित महिला है तो वो सोसाइटी में अगर बैठी हुई है, सोसाइटी में बाहर, अपने घर के बाहर है, तो वहां भी पुरुष लोग जो अलग कैटेगरी के हैं, वो भी उसके साथ वही व्यवहार करते हैं। और जो वो औरत घर में आती है तो वो पति के रूप में भी एक पुरुष ही उसको मिलता है, तो वो भी उसके साथ भी व्यवहार करता है, तो वो दोहरी मार खाती है। तो ये नारीवाद और पुरुषवाद तो ये चलता रहता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीजें महिलाओं को ही, देखिए हो सकता है आपको ये बोल दिया जाए कि आप तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये छोड़ दो, तुम मतलब मुझे तो ये भी बोला गया है मुस्लिम हो गई हो क्या कि तुम पूजा नहीं करती, ये सारी चीजें तक बोली गई। तो ये मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं किसकी पूजा करूं, इन लोगों की पूजा तो हमारे पुरखे करते ही आए हैं, तो तब तक इन लोगों की पूजा करें, कुछ भला तो हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जिस चीज ने आपको आपका अधिकार दिया, आपको इंसान होने का दर्जा दिया, आप उस चीज को क्यों नहीं मानते? तो तार्किक होना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है आपको अपने मन में तार्किकता लानी पड़ेगी। आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा कि मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, उस पर अडिग रहना पड़ेगा। वरना लोग तो, अगर आप हल्के से भी कमजोर है तो लोग तो कभी इधर घुमाएंगे, कभी इधर घुमाएंगे, और लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो समझ लीजिए बच्चे तो मोहल्लों पे पहले पलते थे कि भाई इसको पेट में दर्द हो तो ये खिला दे। उस बच्चे की क्या हालत होती थी। आज देखिए, आज बच्चे को अपने डॉक्टर से बिना पूछे एक ड्रॉप पानी नहीं पिलाते हैं। तो ये तो तार्किकता वाली बात है कि आप किस तरह अपने आप को लेते हैं, किस तरह अपने लिए सोचते हैं। जी मीरा जी, मेरा सवाल आपसे जो है वो मीडिया के नजरिए से है कि मीडिया में आप जो है वो नारीवाद या पुरुषवाद जो भी कह लीजिए, उसको किस तरीके से देखती हैं? कि क्या हमें वो सिंपल सा फॉर्मूला उसमें लगा देना चाहिए कि भैया मीडिया भी समाज का एक हिस्सा है, तो समाज के उस हिस्से में भी वही बुराइयां होंगी जो समाज में है। लेकिन सवाल इस पे ये आता है कि क्या बड़ी पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी उन पर ये कहा जाता है, मैं बहुत भदेश होके इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर कोई महिला अच्छी खासी पोजीशन में पहुंच गई है तो भैया उसको कह देते हैं कि भैया ये किसी ना किसी के साथ शारीरिक संबंध बना के या फिर उस किसी तरीके से वो वहां तक पहुंची है। तो क्या ये कांस्टेंट है समाज और मीडिया दोनों में ही? देखिए, मीडिया में नहीं, महिलाओं के लिए ही है कि महिलाओं का चरित्र हरण करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कोई महिला कैसे आगे बढ़ गई, कोई महिला, मतलब अगर पुरुष को लगता है कि अच्छा ये महिला आगे बढ़ी है तो जरूर इसके किसी के साथ संबंध रहे होंगे, जरूर ये किसी के साथ घूमती फिरती रही होगी, जरूर किसी के साथ सोती होगी। इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेरे लिए अभी किया जा रहा है, और विधवा विलाप कर रही है या विष कन्या, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, शब्द शैली जो है ये कहाँ से आई है, क्यों आई है? और आप कहते हैं क्या हम लोग जो महिलावादी है और पुरुषवादी, पर महिलावादी और पुरुषवादी को समझने की हमें जरूरत है कि महिलावादी होते कौन है। महिलावादी, महिलाओं का, हम लोग जो महिला है, हम लोग अभी कह रहे हैं कि हम इसे बराबरी का। तो मीरा जी से मैं ये सवाल आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने पत्रकारिता का काफी अच्छा अनुभव है आपके पास, और पत्रकारिता में हम इस नारीवाद और पुरुषवाद को कैसे देख रहे हैं? क्या पत्रकारिता क्योंकि समाज का ही हिस्सा है, तो क्या उसमें समान बुराइयां हैं, या फिर हम जो लिबरल खुद को कहते रहते हैं पत्रकार के
जो है पत्रकार जो खुद को लिबरल कहते हैं, क्या वहां पर भी उसी तरीके का जो पुरुषवाद हमें देखने को मिलता है, या फिर थोड़ा कुछ कम है क्योंकि वो अपनी थोड़ा छाती पीटते रहते हैं, हम लिबरल्स हैं? वही मैंने कहा ना कि महिलावाद अलग चीज है, पुरुषवाद अलग चीज है। तो महिलावाद जो कर रहे हैं वो बराबरी के लिए कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कोई अगर स्मोक कर रहा है पुरुष के साथ, तो वो दिखाना चाहता है कि हम भी बराबर हैं, हम भी इंसान हैं, ठीक है। वो ड्रिंक कर रहा है, वो कपड़े पहनने का राइट हो, कहीं बाहर निकलने का राइट हो, तो वो बराबरी का हो रहा है। लेकिन क्या उसको पुरुष जो है वहां सामने वाला आपके एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को, और कर रहा है तो कितना कर रहा है? जैसे आप देखते हैं हम लोग, हाँ, जब लिबरल प्रोग्रेसिव की हम लोग बात करते हैं, तो लिबरल प्रोग्रेसिव कौन लोग हैं, ठीक है, किस तरह के लोग हैं, ये देखना हमें होगा। हम लोग बात करते हैं कि अगर जो दलितों की बात करते हैं, वो कहते हैं हम लोग बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हम लोग उनके साथ खाना भी खाते हैं, लेकिन क्या उनके दिमाग से वो सारी चीजें निकल पाई हैं? क्या वो दलितों के लिए जो उनका दुर्व्यवहार था, जो नफरत थी, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गई है? तो जब वो चीज खत्म नहीं हुई है, तो वो महिलाओं के लिए भी, वो महिलाओं को अपने से बॉस नहीं समझ सकता, वो महिला का मतलब वो मान नहीं सकता कि महिला भी उससे आगे बढ़ सकती है, महिला भी अकेले कुछ कर सकती है। तो जैसे ही कोई महिला कुछ करती है तो उसको उसका चरित्र हरण करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये महिला तो किसी के साथ सोई होगी, इसीलिए इसको ये सक्सेस मिल रही है। तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि महिला के पास सिर्फ एक उसका तन है, उसका बदन है, और क्या कहते हैं उसका एक शरीर है, जो जिसके साथ सोएगी तभी उसको कुछ मिलेगा ना। वो समझते हैं कि उसके पास ना दिमाग है, ना उसके पास वो हाथ पैर है, उसके पास कुछ इमोशंस नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। तो ये कौन सा पुरुषवाद है, कौन सा महिलावाद है, कौन सी विचारधारा है, कुंठित विचारधारा है। मतलब मैं जब मेरे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी भी मैं सोचती हूँ सामने वाला जो है बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है। तो ये लोग भी वही बीमार ही है, इलाज की जरूरत है इनको, ये बिल्कुल बीमार है, जो समझ नहीं सकते कि एक महिला एक आगे बढ़ना चाहती है, उसको हमें साथ देना चाहिए। सदियों से वो पीछे रही है, आज अगर वो कुछ कर रही है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसको पीछे धकेलने की कोशिश ये लोग करते हैं, उसका चरित्र हरण करने की कोशिश करते हैं, विधवा विलाप उसके लिए स्पेस किए जाते हैं। मतलब मैं काम कर रही हूँ तो आप मुझे काम से जवाब दीजिए। पहले ही हमारे आप देखिए कि दलित महिलाएं कितनी है जर्नलिज्म में, और जो लोग आ रही हैं, जो बोल रही हैं, जो सवाल उठा रही हैं, उनको भी आप पीछे करना चाहते हैं। उनका आपको काम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल उनको कहते हैं कि अच्छा पीछे आप तो विधवा विलाप कर रहे हैं, आप तो जो है विष कन्या है, आप तो अभी देखिए मेरे को लिख रखा है कोठे वाली है। अरे कोठे वाली भी मेरे लिए सम्मानजनक शब्द है, कोठे वाली भी जो कोठे में बैठती है वो भी सम्मानजनक काम करती है। आपने संविधान नहीं पढ़ा क्या? संविधान भी कहता है जो काम कर रहा है ईमानदारी से वो सम्मान है उसके लिए भले ही उसको पैसा मिल रहा है, उसकी कुछ मजबूरी रही होगी कि वो शरीर बेच के उसको पैसा कमा रही है, लेकिन उसने वो अपनी आत्मा नहीं बेची है। आप उस पुरुष को गाली नहीं देंगे जो उसका शरीर वहां नोचने चला गया, आप उस महिला को गाली देंगे। सदियों से महिलाओं को ही गाली दी जाती है, दलितों को ही गाली दी जाती है, और इनका चरित्र हरण करना बहुत आसान होता है, तो इसीलिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ जी, मैं जो दो लेयर इधर समझ पा रहा हूँ कि पहली लेयर तो महिला पुरुष की है, कि आप पहली लेयर में महिला है कि पुरुष है। उसके बाद भी अगर आप महिला है, पुरुष है और सक्सेसफुल हैं, तब आपकी जाति देखी जाएगी कि भैया आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि आपने पहली बार अपनी जिंदगी में एक पुरुष को फैसले लेने से, अपने लिए फैसले लेने से कब रोका था? क्योंकि एक महिला तभी जो है सशक्त बन सकती है कि जब उसके आसपास के जो पुरुष हैं उसके लिए फैसले लेना बंद कर दे। मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रियंका जी से। जी देखिए, मेरी परवरिशी ऐसी हुई है कि मेरे फादर जब भी कोई घर में कुछ काम होता था तो वो जरूर मुझसे डिस्कस करते थे। मुझे याद है मैं अगर 3rd में या 5th में भी थी तो सारी चीजें डिस्कस करते थे, इवन सारे भाई बहन मिलकर सबकी राय दी जाती थी। तो हमारे वहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, तो इस चीज का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद फिर पेरेंट्स ने भी, जैसे नो डाउट सारे घरों में ऐसे ही होता है कि एक लड़की को लड़की की तरह ही रहना है, उसको घर का काम करना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू लगाना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये चीजें मुझे हमेशा से लगती थी कि ये लड़का मेरा भाई क्यों नहीं कर रहा है, मैं ही क्यों, हम ही लोग हम बेटियां ही क्यों करें। तो इस चीज को लेकर के मेरी मदर से, मेरे पेरेंट्स से हमेशा बातें बिगड़ती रहती थी।
तो हाँ। एक दिन मेरी मदर ने कहा कि ठीक है, तो तुमको रहना है घर में तो इसी तरह रहना होगा। हालांकि उनका जो विचार था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि लड़की ब्याह के जाएगी तो वहां कैसे रहेगी, तो चीजें जानना आना जरूरी, उनके हिसाब से वो सही था। लेकिन मैंने वहां स्टैंड ये लिया कि नहीं, मुझे नहीं रहना इस घर में। हाँ। तो मैंने बीएचयू का फॉर्म भरा, देन आफ्टरवर्ड्स आई जस्ट गो आउट फॉर स्टडीज, और उसके बाद से स्टडीज से लेकर के फिर मैं 2002 से घर से बाहर ही हूँ। स्टडीज के बाद में फिर मैंने कुछ मेरी चाहते थी, एक्टिंग और मॉडलिंग की चाहती थी, मैंने उसको पूरा की। उसके मैं मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ इन सब पे रैम शोज, दिल्ली सब जगह पे मैंने किया है। फिर मैंने कुछ टीवी शोज भी ऐसे किए। देन आफ्टरवर्ड्स मैं बिजनेस में आई, और फिर बिजनेस में आई, देन राइट नाउ मैं जो कर रही हूँ आपको दिख रहा है। और उसके अलावा मैं अगर मुझे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं या कहीं से कोई चीज पता भी चलती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि यही मेरा सबसे पहले ये होता है कि मैं क्यों करूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते। जैसे सिंदूर पहनना, पायल पहनना, करवा चौथ का व्रत। अब सवाल वापस आने लगे हैं जी, मैं कह रहा हूँ अब सवाल वापस आने लगे हैं, जो सवाल कभी तो आपसे पूछे जाते थे। जी, तो वो ये व्रत करना और ये चीजें करना, ये करना, मेरे करने से तुम्हारी उम्र कैसे बढ़ेगी, मेरे भूखे रहने से मेरे बच्चे की उम्र कैसे बढ़ेगी, मेरे मांग में सिंदूर लगाने से तुम्हारी उम्र कैसे बढ़ेगी। तो मैंने यही बोला कि ठीक है, तुम करके दिखाओ, अगर तुम अगर करके तुम सक्सेसफुल रहे तो ठीक है, तो मैं भी करूंगी। तो ये चीजें मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं बाकी सामने क्वेश्चन करती हूँ और अभी भी करती हूँ, और किसी भी चीजों में मैं कम से कम अपने आप से मैं झूठ कभी नहीं बोलती, और अपने आप को, अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं कभी नहीं दबाती। शायद ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है खुद के लिए, और उसके लिए चाहे मुझे जितना लड़ना पड़े। ठीक है। मीना जी, आपका क्या विचार है कि आपने सबसे पहले किसी पुरुष को अपने लिए फैसले लेने से कब रोका था? ये ऐसे एग्जैक्ट तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कब किसी को कोई भी वाकया हो। शुरू से ही बहुत ज्यादा शुरू से नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया था कि उसके बाद में थोड़ा सा और बदल गई, और फैमिली से आर्ग्यू करने लगी, सबसे आर्ग्यू करने लगी। मुझे लगा जो चीज गलत है उसके लिए गलत के लिए आवाज उठानी चाहिए, तो वो सारी चीजें आवाज उठाने लगी। और मैं मतलब बताना चाहूंगी 11th क्लास से ही मैं कमाना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता था मैं जो सेल्फ डिपेंड होकर कर सकती हूँ, मैं अपने खर्चे खुद कर सकती हूँ, फैमिली से मैं क्यों लूं उस चीज को लेके। तो थोड़ा थोड़ा करके वहीं से शुरू कर दिया था। और जब आप सेल्फ डिपेंड होना शुरू कर देते हो ना, तो वो सारी चीजें आपके पास धीरे धीरे आने लगती है। आप अपने लिए अधिकार भी ले लेते हैं, आप अपने लिए फैसले भी ले लेते हैं, तो आपको दूसरों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है। तो फाइनेंशियली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए। और ज्यादातर अगर आप देखें, जो महिलाएं दूसरों पर डिपेंड होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो फाइनेंशियली सपोर्ट उनको नहीं मिलता, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, अपने बिल्स पे नहीं कर सकती है। वो जो हमें पैसा दे रहा है वही हमारे फैसले भी लेगा। तो वहां आपको जरूरी है कि आप जो है अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए। आप चाहे कोई भी काम करे, जैसा भी काम करे, छोटे से छोटा, मोटे से कोई भी काम ऐसा तो छोटा होता नहीं है, लेकिन आपको जो लगता है कि आप जो अपने कर सकती हैं, अपने दायरे में कर सकती हैं, सारी चीजें आसपास रह के कर सकती हैं, तो वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन आप वो करना सीख जाएंगी तो आप आगे आगे बढ़ती रहेंगी। और इसी तरह तो वो जो महिलावादी वाली जो विचारधारा है वो यहीं से शुरू होगी। आप अपने लिए फैसले लेंगी, अपने लिए सब कुछ कर पाएंगी, और इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उस चीज को वो समझ पाएंगी कि हम लोगों के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो उस लेवल को समझ पाएंगे। ठीक है। देखिए, ये दोनों ही महिलाएं मेरे लिए प्रेरणादायक हैं, और हर महिला हर इंसान के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए। हम बड़ी ही महिलाओं को एक संकुचित दायरे में रखने में बहुत आतुर रहते हैं कि ये महिला है तो महिलाओं के लिए प्रेरणादायक होंगी। नहीं, एक पुरुष के लिए भी वो प्रेरणादायक हो सकती है। पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। फूल पत्थर जो भी हो मारे जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, प्रियंका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका बार बार नेशनल दस्तक पे स्वागत होता रहेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।